पाकिस्तान जंग के लिए उन्माद फैला रहा है। पाकिस्तान बार बार जंग जंग चिल्ला रहा है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर पिटने के लिए तैयार है? युद्ध को बार बार वो दावत दे रहा है। पहले आसिम बिन लादेन, उसके बाद बिलावल द ग्रेट जोकर ऑफ पाकिस्तान, और अब वहां के सो कॉल्ड तथाकथित प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने गीदड़ बपकी दी है। अच्छा, सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूं ये तो आपको पता ही है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बस नाम क्या है, मीटिंग तो मुनीर कर रहे हैं, व्हाइट हाउस में लंच भी मुनीर कर रहे हैं। कहते हैं गरीबों के पास खोने के लिए क्या होता है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ठीक इसी तर्ज पर मियां शरीफ नतीजे की चिंता किए बिना आग को छूने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया जानती है पाकिस्तान की आवाम रोटी रोटी के लिए मोहताज है। कटोरा लेकर भीख मांगने वाले शहबाज दर दर भटक रहे हैं। कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के रहमू करम पर पाकिस्तान टिका हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लोन पर चलती है, लेकिन बयानवीर बयान देकर शूरवीर बनने का नाटक कर रहे हैं। सिंधु पर भारत से पिटने के बाद जनता को गुमराह करने के लिए जंग की खोखली धमकी दी जा रही है। भारत से टकराने की पाकिस्तान हिमाकत करना चाहता है। सिंधु पर ताला लगने के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस रहा है। वहां की जनता पानी की किल्लत से तड़प रही है। खेत सूख रहे हैं, इसलिए आवाम को रिझाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान तिलमिलाने का नाटक कर रहे हैं। शहबाज की गीदड़ भपकी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान से भारत एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता है। कहा भारत ने उन्हें पानी रोकने की धमकी दी। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान भारत को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे भारत जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। मजाक में कहने के लिए बातें तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अपनी औकात शायद भूल गया है, और यह भूल गया है कि यहां मोदी सरकार है। यह नया भारत है जो इच्छा शक्ति होती है वो करके दिखाते हैं। हम ना अमेरिका के सामने झुकते हैं और ना ही चीन के सामने। सिंधु नदी के पानी को रोककर पाकिस्तान की हवा टाइट हुई है, पूरी दुनिया जानती है। अब जब पाकिस्तानी आवाम के सामने पिटने की बारी आई तो असीम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक भारत पर तोहमत लगाने के लिए कतार में खड़े हो गए, लेकिन इसका जवाब भी ओवैसी ने माकूल तरीके से दिया है। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है कि सिंधु नदी के संबंध में, पानी के संबंध में पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ और दिल्ली में सरकारें सोती रही, पानी हमारा हक का पानी पाकिस्तान में जाता रहा। अब एक बूंद पानी नहीं जाने दूंगा। बांध हमारे यहां, पानी हमारा, लेकिन निर्णय पाकिस्तान का कि आप डिसिल्टिंग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब इस बार मैं डिटेल में गया तो एक बांध तो ऐसा है कि जहां ये डिसिल्टिंग के लिए जो गेट होता है ना, उसको वेल्डिंग कर दिया गया है ताकि कोई गलती से भी खोल करके वो मिट्टी को निकाल ना दे। तो पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री का बयान आपने सुन लिया, और प्रधानमंत्री के साथ साथ इस देश के तमाम नेता भी जानते हैं पाकिस्तान का इलाज क्या है। अज़दुद्दीन ओवैसी को सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। और अमेरिका की धरती में कोई बैठकर भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है,
अगर कोई भारत की सरजमीन पर बैठकर अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दिया तो क्या होगा? क्या बात कर रहा है वो? बैठकर न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है हमको उनका आर्मी चीफ। लेकिन बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आ रहा है? अभी बहुत ज्यादा निमित्त हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई थी। 22 मिनट में हमारी सेना ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तबाह कर दिए गए। हमारी सेना ने पाकिस्तान के एक सर्विलांस प्लेन यानी अवैक्स को ढेर कर दिया। पाकिस्तान के अंदर मौजूद 2 कमांड कंट्रोल सेंटर को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की 2 बड़ी मिसाइल मार गिराई। पाकिस्तान के 3 हैंगर पर वायुसेना ने हमला कर तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को निशाने पर लिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऐसा नहीं, ये पहली बार हुआ है। पाकिस्तान पिटता रहा है। साल 1965 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में जबरदस्त शिकस्त दी थी। साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बना। साल 1999 में करगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार मिली। साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। इतने बार पिटने के बाद कोई बेशर्म देश ही होगा जिसके हुक्मरान गीदड़ भभकी दे रहे हों। लेकिन पाकिस्तान वाकई बेशर्म है और वो ऐसा कर रहा है। यानी अब सिंधु पर पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तां लिखी जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ये जानता है कि उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि वो जंग के लिए मैदान में आ सके या फिर परमाणु युद्ध के लिए उकसा सके। आंकड़ों की नजर से समझने की कोशिश कीजिए कि दम किसमें कितना है। भारत के पास 172 परमाणु वारंट है, पाकिस्तान के पास 170। भारत के पास 620 लड़ाकू विमान है, पाकिस्तान के पास 450। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या 150 है, जबकि दुश्मन देश के पास 100। टैंकों की बात की जाए तो भारत 48,000 टैंकों का मालिक है, जबकि पाकिस्तान के पास महज 2400 टैंक है। भारत में एक्टिव फोर्स की संख्या 14.5 लाख है, वहीं पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव फोर्स की संख्या है। इसके अलावा आर्मी और नेवी का कंपैरिजन आपके सामने रख देंगे तो पाकिस्तान कहीं टिकेगा ही नहीं। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। फिर लड़ने का नाटक क्यों? अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत और पाकिस्तान की तुलना करें तो सच्चाई और चौंकाने वाली सामने आती है। भारत में विकास दर 8.4% है जीडीपी, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 2.5% है। इसी तरह अगर जीडीपी की बात करें तो वो भी तुलना देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है। पूरे देश में तो खैर कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन भारत जहां 4,11,000 अरब डॉलर यानी कि $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वहीं पाकिस्तान 340 अरब डॉलर की ही इकोनॉमी यानी कि $334 बिलियन इकोनॉमी। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान मांगी हुई रोटी से आवाम का पेट भरता है, तो फिर उन्मादी और जंग की बातें क्यों? दरअसल सिंधु वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया गया है, पॉज कर दिया गया है, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इसी सिंधु जल संधि के नाम पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि 85% पानी के लिए पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर निर्भर है और सिंधु नदी का से 34% पाकिस्तानियों की रोजी रोटी चलती है। साथ ही सिंधु नदी पर पाकिस्तान की 23% अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यही वजह है कि मुनीर से लेकर शहबाज तक सब चीखने चिल्लाने लगे हैं, बाप बाप कर रहे हैं। सवाल यह आखिर कब तक ट्रंप की डूबती नाव पर सवार होकर पाकिस्तान सिंधु पार करेगा या सिंधु पर युद्ध करेगा? कुछ दिन पहले ही आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी जंग की आशंका जताई थी। Today, war has four quadrants. I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by Director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान जंग करेगा? डिबेट के लिए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। पाकिस्तान से फखर यूसुफजई, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अभय कार्की, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल सज्जाद बुखारी से करना चाहूंगा। सज्जाद बुखारी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
हालांकि इसकी आदत नहीं होगी आपको, फिर भी आप हमारे चैनल पर आए, आप इंडिया के चैनल पर आए, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, आपको जंग गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, भुखमरी से, IMF के लोन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से, वर्ल्ड बैंक के लोन से लड़नी चाहिए या भारत से जंग करनी चाहिए आपको? बहुत शुक्रिया विवेक जी, आदाब अर्ज है आपको भी, आपके पैनलिस्ट को भी। आपने रिस्पेक्ट की बात की है तो डेफिनेटली जब ठुकाई होती है तो फिर रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आपकी अभी ताजा ताजा ठुकाई हुई है तो आप तो रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी भी है। लेकिन आपका एक लफ्ज मुझे बड़ा पसंद आया, अभी आपने थोड़ी देर कहा क्या पाकिस्तान जंग लड़ेगा। अभी तक तो आप सिंदूर सिंदूर खेल रहे थे, अभी तक तो आप कह रहे थे कि अभी तक सिंदूर जारी है और हम कह रहे थे मार्का हक जारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप डरे हुए हैं, तो बिलों में छुप रहे हैं लोग। अब आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, तो एक पहली बात मेरी सुने, भड़के ना मारा करें, ये मैं मुतादिद बार कह चुका हूं, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं, कुछ ट्रीटीज हैं। आपने कहा कि हम अमेरिका को नहीं मानते, फिर अमेरिका से ही आपने मदद मांगी, उन्हीं से मिन्नतें तरले करवा के आपने सीज फायर करवाया। उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर हमारे उधमपुर में जो है उधम मचा दिया है, उड़ी, पठानकोट, एयरफील्ड्स, बटालियन तबाह बर्बाद कर दिए हैं। जल्दी अबू जी बचाओ वरना पाकिस्तान अब ठुकाई कर रहा है, रुक रहा नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि, और दूसरी बात ये है कि ये पानी तो पाकिस्तानियों को यही बोलकर बहलाया आप लोगों ने। सुने ना, अभी विवेक जी मजे लें आप थोड़े से ना। तो आपने कहा पानी पानी, पूरी पानी, दुनिया तो आपके मेरी बात मजे ले रही है, याद हम भी ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सुने ना, मैंने कहा गुंजाइश से ज्यादा पानी ना पिए, पेट फट जाएगा। आपकी इतनी गुंजाइश ही नहीं है। आपकी आजू बाजू जो है डैम बन रहे हैं, उनकी फिक्र करें। हमारे पास जो है हिमालयन रेंज है, हमारे पास हिंदू कुश रेंज है, हमारे पास कराक्रम है, हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। और आप बाकी तो बातें छोड़ें, आप पानी रोकने की बात करते हैं, लगता है आपकी ठुकाई का मूड हो रहा है। क्योंकि अगर अभी आपने पानी को रोकने की बात की तो हमने तो आपको कह दिया कि पानी को रोकना हम जंग समझेंगे। और आपको भी पता है जब हम जंग करेंगे 10 मिसाइल हमने ठोकने, उसके बाद पानी पानी होगी तेरी जवानी। तो कोशिश ये करें कि भड़के मारने से, मजीद नुकसान उठाने से इनको मना करें। एक भी कि ये अपने बुखारी जी एक भी बातचीत आपकी ऐसे नहीं आई, वही ठुकाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भड़के ना मारे, ये ना करें, वो ना करें। अरे भाई रोटी कैसे खाएंगे? बात पूरी नहीं हुई है ना, बात पूरी नहीं हुई है, सुने ना। लोन अगला नहीं मिलेगा FATF से, आधी दुनिया को परमाणु हमले की बात कह दी आप लोगों ने। राहुल आप बुनियादी चीजों पर क्यों नहीं आते? आप एक सीजन्ड और सीरियस जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको एक सीरियस और सीजन जर्नलिस्ट मानता हूं। आप बुनियादी चीजों पर आइए। आपके असीम मुनीर और शहबाज शरीफ अगर जंग की धमकी दे रहे हैं तो उनको तो अभी तक जंग छेड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने 22 अप्रैल के बाद से इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डाल दिया, हमने उसको बहाल तो किया ही नहीं अभी तक। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे कर दीजिए हमला, अगर आपको आप हमला करने की ताकत रखते हैं, आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड है, तो आप कीजिए अटैक, फिर हम देखते हैं। हम करेंगे, हम कब करेंगे? पानी के साथ आपने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां बिखेरी तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करेंगे। आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। आप बहुत बोलते रहे, आपकी मर्जी है, जो आप नहीं करेंगे हम खोल देंगे ना। हमें तरीके आते हैं, हमारे पास फार्मूले बहुत हैं, आपको भी पता है हमारे पास कितने फार्मूले हैं। हाँ, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और बहुत सारे फार्मूले हैं, आई नो दैट, वो भी मुझे पता है। डर लगता है भाई साहब, डर लगता है? नहीं डर क्यों लगेगा? वो आते हैं बेचारे, मारे जाते हैं आपके बिना वजह के एजेंडे के चक्कर में। वो भी मासूम पाकिस्तानी है जिनको आप बरगलाते हैं। डर नहीं लगता। आपने एक्सेप्ट किया कि जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा ये आपके विंग्स है, मुझे इस बात की खुशी हुई। बाकी इलाज हम जानते हैं। मुझे ये बताएं, सुने, आपको एक अच्छी खबर सुनानी थी। मुझे तो लगा कि आज क्या कोई नया आतंकी संगठन बना लिया क्या? पाबंदी लग गई है, आपकी प्रॉक्सीज पे क्या अच्छी खबर है? कोई कुछ नए आतंकी संगठन बनाए क्या सज्जाद बुखारी जी? मजा आया जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का कोई नया विंग, TRF के अलावा, TRF तो आतंकी संगठन घोषित हो गया, अब आपको कोई और एक और विंग बनाना पड़ेगा। शिवसेना, बजरंग दल, शिवसेना, RSS, डर लगता है पूछने इनके नाम से, डर लगता है। किन के नाम से? जिनके नाम आप ले रहे हैं। आपको डर लगता है? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? उन्होंने घर जाना होता है। मुझे क्या डर लगेगा? इनको किसी US ने या फिर UN ने कोई आतंकी संगठन थोड़ी घोषित किया हुआ है।
आप किया अपने हुआ है, आपको संगठनों की पता बात नहीं है? कीजिए। ताजा अभी बीएलए को भी ताजा आतंकी ताजा संगठन आपको घोषित मतलब कर है। दिया। आप लोगों के घर का संगठन है वो। त्रिपाठी, जेके त्रिपाठी आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है वो, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी सर। देखिए, अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं सज्जाद बुखारी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तो चीज़ ये है, मैंने देखी कि ऐसे पैनल डिस्कशंस में थोड़ा तहजीब दिखानी चाहिए। ऐसे लफ्जों का कि आपकी छुकाई हो गई, आपकी गैस निकल गई, आपकी हवा निकल गई, ये कौन सी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं? आप सीनियर आप बताएं। सहाफी, आप अच्छा देखिए, ये भी अब तहजीब नहीं है डिबेट की कि एक आदमी बोल रहा हो तो आप उसमें आप इंटरफियर करें। आप बोल रहे थे तो नहीं हमने तो नहीं आप किया। लॉजिक के साथ बात नहीं, करें ना। आप आपको अगर इतनी गैर तहजीब लॉजिक लगे दिखा तो आप दीजिए बताएं। प्लीज, खुदा के वास्ते इतनी तहजीब दिखा दीजिए, लोगों को ये ना लगे कि आप में ये भी तहजीब नहीं है कि एक कोई बोल रहा है तो आप बीच में टांग अड़ा रहे हैं। चले, प्लीज अल्लाह के इतनी वास्ते दे तहजीब। रहे हैं, माफ कर दिया, बस अल्लाह के वास्ते हम माफ कर देखिए देते हैं, बोले। आप क्यों साबित करने पे तुले हुए हैं कि आपके पास इसकी तहजीब नहीं है डिबेट? प्लीज खुदारा आप जरा चुप हो जाएं, मेरी बात सुनिए। सुनाएं। चलिए ठीक। अब देखिए, एक चीज मैं ये बताता हूं, आप आपके पीएम और आपके मिनिस्टर और आपके जनरल कहते दुश्मन को ये करना है, दुश्मन को ये करना है। भाईजान, हमने कभी पाकिस्तान को, आपने किसी भी एक डिबेट में किसी को पाकिस्तान के लिए दुश्मन शब्द का लफ्ज का यूज करते हुए सुना? आप करते हैं और आप ये नहीं जानते कि पाकिस्तान का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान खुद। आप इसलिए ये बोल रहे हैं कि आपके पीछे तो, पीठ पे तो बंदूक लगी हुई है आदमी की, आप कैसे सच बोलेंगे जानने के बावजूद भी। दूसरी चीज, मुझे बड़ा ताजुब हुआ, आपने कहा हमारे पास ग्लेशियर्स है, हमारे पास कराकोरम है, हमारे पास ये। तो जब आपके पास इतने सब पानी के इतने सारे इंतजामात हैं, तो आपको सिंधु नदी के पानी को रोकने को लेकर क्यों परेशानी होगी? आपके पास तो सारे इंतजामात हैं। फिर मुझे खत्म कर लेने दीजिए, प्लीज। बार बार आप ये ना साबित कीजिए कि आपने इसकी तहजीब नहीं है। तो ये सब देखिए, आपके लोग धमकी देते हैं आधी दुनिया हम खत्म कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। अरे भाई, पिछले 50 साल से आपने क्या क्या चलाया है? बताइए, 71 में क्या हुआ? 71 में आपको ही मुंह की खानी पड़ी, आप कहे एक हिस्सा कट के अलग हो गया, वो आप नहीं समझते। 65 में अभी तक 65 का घाव नहीं भूले। क्यों? खुदा के वास्ते अपनी लोगों को, अपने आवाम को बरगलाइए मत। जो सही है उसको बताइए और आइए मिलजुल करके हम लोग ऐसा काम करें कि दोनों देश तरक्की करें, इसके बजाय कि आप कान खींचने की कोशिश करें। आप ये कहें कि हिंदुस्तान एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम क्या है? हम ट्रक है, पुराना ट्रक कचरे से भरा हुआ। क्या कर रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? जी, आप बराए मेहरबानी अपने लफ्जों पे ध्यान दीजिए, आप और आपके लीडरान ऑल्सो। जी ठीक है। मैं फखर यूसुफजई से इसका जवाब लूं, फिर मैं कार्की सर आपके पास आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने उठाए। एक सेकंड बुखारी जी, मैं आपके को पैनलिस्ट फखर यूसुफजई भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बेसिक बुनियादी सवाल उठाए उन्होंने, जेके त्रिपाठी जी ने। मुझे लगता है फखर यूसुफजई इस पर आंसर करेंगे, फिर मैं कार्की सर और स्वर्ण जी आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए, मेरे ख्याल में एक चीज़ तो ये है कि जंगें तो पहले भी 6-7 हो चुकी हैं। अभी तक 2025 साल को शामिल किया जाए तो मेरे ख्याल 5-6 जंगें तो बनती हैं। तो अब जंगें भी करके देख ली और बाकी सारी चीज़ें भी करके देख ली। जहाँ तक बात है इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी की, तो वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर मतलब एक ट्रीटी मौजूद है, वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहूँगा कि नहीं जी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए या ये कर दिया जाए, वो नो, ऐसा नहीं है। और शायद ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और इस पे वाकई जंग हो सकती है दोनों कंट्रीज की। ये जो अभी वाली थी, ये मुझे लगता है कि वैसे ही एक दूसरे को ट्रेलर्स दिखा रहे थे। अगर पानी वाली जंग कभी हुई तो वो शायद इस पूरे रीजन के लिए बड़ी मतलब खतरनाक होगी। एक चीज तो ये। फिर आते हैं दूसरी बात कि जी मतलब कि हमारे यहाँ जी गुर्बत है, बेरोजगारी है, टेररिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल सही है, मानते हैं इस चीज को। लेकिन इसको मानते हुए मैं ये भी करूंगा कि इस पूरे रीजन के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के 45% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की अभी 2025 की रिपोर्ट है।
इसी तरह आप लोगों के यहाँ 80 करोड़ लोग जो है वो हुकूमत के राशन या कोई सिस्टम आप लोगों ने बनाया हुआ वो कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें मतलब उस चीज की तरफ क्यों नहीं जाते? जंगें तो अगर करनी है तो अभी भी पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ, 6 और 7 को हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, 9-10 को पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, फिर कल होगा फिर कर लेंगे। इधर भी बड़ी फौज बैठी हुई है 7 लाख की, आपके पास भी एक बड़ी फौज है, मतलब 80-90 अरब डॉलर आप लगा रहे हैं, 15 से 20 अरब डॉलर हम एनुअली अपने डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं, शायद इससे भी ज्यादा। तो इसीलिए तो लगाते हैं। और क्या करना हमने, क्या जाकर मतलब अमेरिका के ऊपर हमला करना है, हमने जाकर क्या जापान या इंडोनेशिया पे हमला करना है या उनके साथ जंग करनी? यही दो तो है एक दूसरे के लिए बैठे हुए। अमेरिका की बात हम सुनते हैं, अमेरिका की बात शायद आप ही किसी हद तक सुनते हो, हम भी उनकी सुनते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात हम नहीं सुनते। यही सबसे बड़ा हमारा मसला है। त्रिपाठी साहब ने बात की कि हम क्यों नहीं सोचते, इस बात के ऊपर क्या मसला है? नरेंद्र मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं, मेरे आर्मी चीफ जो है वो जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। उनका काम नहीं है बेसिकली, मतलब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन अगर वो गए क्योंकि पावर उनके पास है पाकिस्तान में, तो होना तो ये चाहिए कि हम बजाय उनके पास जाने के हम आपस में क्यों नहीं बात करते कि भाई ये जंग क्यों हुई, 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ क्या इस जंग से नहीं बचा जा सकता था? या फिर जो 4 दिन रहा इस पूरे रीजन में, छोड़ दे न्यूक्लियर पावर को जी, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एटम बम चला देगा, हिंदुस्तान न्यूक्लियर पावर है जी एटम बम चला देगा। एटम बम जो भी चलाएगा उस अपने आप को भी मरवाएगा, सिर्फ उस दूसरे कंट्री को नहीं मरवाएगा। और ना कोई इतना आसान काम है कि एटम बम आज से कोई कम अज कम 70-80 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में चलाया था अमेरिका ने, क्या हुआ उसके बाद? ये बातें सोचने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये करते हैं कि इस वक्त बिकता क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या चीज बिक रही है। हमारा डिफेंस का बजट 3 ट्रिलियन रुपए हो गया, ठीक है। इस तरीके से हिंदुस्तान का बजट भी मजीद बढ़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने 5th जनरेशन जहाज लेने हैं, नई आर्टिलरी लेनी है, नए मतलब और चीजें लेनी है, तो उसके ऊपर पैसा लगेगा। वो पैसा आम आवाम के ऊपर क्यों नहीं लग रहा, और कभी लगेगा भी नहीं, क्योंकि पावर जो है वो कुछ ऐसे लोगों के पास है जिनको इन चीजों में ज्यादा आपके मुल्क हमारे मुल्क में, में यूसुफ ज़ई साहब, 2 बेसिक डिफरेंस हैं आपके मुल्क हमारे मुल्क में। हमारा मुल्क तेजी से तरक्की करता हुआ, जीडीपी हमारी बेहतर है, बेस्ट है वर्ल्ड में, हम जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, 5 ट्रिलियन पार कर चुके हैं, जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, 2028 का हमने टारगेट रखा हुआ है। हम इधर भी ऐसा नहीं है कि हमने डिफेंस का एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक करना है बाय 2030, हमने 31,000 करोड़ तक पहुंचा दिया डिफेंस एक्सपोर्ट। सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, रक्षा बजट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हमने जो है हमारा काम, हम उसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमारा एक बड़ा बजट कश्मीर में स्टेबिलिटी के लिए, कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, घुसपैठ होती है, उसको रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये बात सही है, हमारा बहुत अच्छा खासा पैसा वहां ब्लीड करता है। एक्सपेक्ट आपसे यही करते हैं कि आप एज अ नेबर कंट्री आप उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन हमने 47 के बाद से, खासकर 1990 के बाद से, हमने इसमें एस्केलेशन देखा, हमने कभी कोई सपोर्ट नहीं देखा। हमारे यहाँ का ड्रेडेड टेररिस्ट आपके यहाँ जाके बैठा, आपने कभी ये मंशा जाहिर नहीं की कि एज अ जेस्चर हम उन टेररिस्टों को भारत के हवाले करते जिसके लिए भारत कंसर्न है। तो ये मैं कह रहा हूं, अगर रोटी बनानी है तो फिर दोनों हाथ से बनेगी, एक हाथ से रोटी बनेगी नहीं। मैं कार्की सर का एक रिएक्शन चाहूंगा। आपने कहा कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो जंग मुमकिन है, क्या वाकई ऐसा लगता है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? कार्की सर, उसके बाद स्वर्ण जी आपके पास में आ रहा हूं, फिर सजाद बुखारी जी आपके पास आ रहा हूं। जी धन्यवाद। ये जो अभी बात चल रही है, यूसुफ साहब ने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि जहां भारत एक तरफ बढ़ती हुई इकोनॉमी है और वो अपने लक्ष्य, अपने एम से हटाना नहीं चाहता है और पूरी रिसोर्स डेवलपमेंट में लगाना चाहता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी बड़ा क्लियर हो गया कि वहां पे कोई डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, जो पावर, असली पावर है वो जनरलों के हाथ में है। नहीं, वो तो यूसुफ ज़ई साहब ने कह ही दिया साफ। हाँ, इसको ये लोग एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं। एक तरफ से आप डीप स्टेट समझ, और ये आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी अहमियत जो है उसको रखने के लिए उनके पास और कोई तरीका नहीं है, बल्कि कश्मीर का राग दिला के और कश्मीर के हीरो बन के पाकिस्तान की आवाम को जो है वो अपने पास, अपने सपोर्ट में रखते हैं। इस बीच में जब इमरान खान का केस हुआ, बाकी हुआ, उनके कोर कमांडर साहब के, किसी एक कोर कमांडर साहब बहुत बड़ी हस्ती होता है, उनके घर के अंदर पूरी दंगाइया लोग पहुंच गए थे, तो फौज की इज्जत जो थी वो जमीन में, मिट्टी में मिल गई थी, और तभी ये मुनीर जी ने कमान भी संभाली थी।
तो उसके बाद एक और नारे लगते रहे थे पीओके में भी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बीएलए ने उधर पे बलूचिस्तान में बलोच लोगों ने इंसर्जेंसी कर रखी है, टीटीपी कहा जानी आती है। तो एक वक्त आ गया था जिनसे देश के तट इनके हाथ से निकल रहा था और इनकी इज्जत डाउन हो रही थी, और इस्टेब्लिशमेंट अगर हिल जाए तो फिर पाकिस्तान पूरा हिल जाएगा। तो मुनीर के पास और कोई चारा नहीं था एक अपने को इकट्ठा देश की अपने पीछे लाने के लिए कि कश्मीर का नारा लो, कश्मीर में कुछ कराओ, और इस्लाम के नाम पे जो है एक जिहाद जैसी बोल के हिंदुस्तान पे आप एक्शन करवा दो। इसमें इसको बैकिंग भी थी, चाहे चाइना की थी चाहे अमेरिका की थी, कि इंडिया की जो प्रोग्रेस चल रही है, जो इंडिया डेवलप कर रहा है, इसको कैसे इसके पंख काटे जाएं, इसको लोकल झगड़ों में उलझा के रखो। तो पाकिस्तान में अभी जो मुनीर को गोद में लेके अमेरिका घूम रहा है, वो यही कारण है कि हिंदुस्तान अभी थोड़ा साइज से बड़ा दिख रहा है, इसको बढ़ने से रोको। प्रोग्रेस कोई रोक नहीं सकता, हिंदुस्तान को प्रोग्रेस से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन स्पीड आप कम करा सकते हो एक लोकल डिस्ट्रैक्शन। डिफेंस मार्केट पे भी नजर होगी सर, डिफेंस एक्सपोर्ट जिस हिसाब से हमारा फोकस डिफेंस पर बढ़ा है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ा है, मुझे लगता है कि एक ये भी मुद्दा रहा होगा कि जो आपके आसपास के मुल्क है, जो कॉम्पिटिटिव मुल्क है, जो बेसिकली हथियार बनाते हैं, जिसमें एक बड़ा हिस्सा यूएस का है, चाइना का है, वो एकदम से आप वेपन पे तो नहीं आऊंगा, लेकिन ओवरऑल लार्जेस्ट वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। और ये जब आ जाएगी, चाहे चाइना और अमेरिका से बहुत फर्क है, लेकिन वो चाहते हैं कि इंडिया हो, एक स्टेबल हो, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हो जाए कि कल चाइना की तरह हमें वो अंगूठा दिखा दे। चाइना भी ये नहीं चाहता कि इस इलाके में मेरे कोई कंपटीशन में आ जाए, तो उनके पास क्या औजार हैं इधर पे बांग्लादेश में नहीं, लेकिन भारत की वो पॉलिसी नहीं रही ना सर। कभी हमने कभी एस्केलेशन नहीं किया, हमने कभी किसी के इलाके पर अधिकार नहीं जताया, हमने कभी किसी को जबरन अपना नहीं बताया, हमने जो है किसी के देश में घुसने की कोशिश नहीं की। हम अपनी पढ़ाई पे, अपनी तालीम पे और अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करते रहे हैं, ना हमने किसी को डिस्टर्ब किया, ना हमारे को मंशा है कि हम यहाँ से डिस्ट्रैक्ट किसी को डिस्टर्ब करेंगे। जी स्वर्ण सिंह जी जी जल्दी से पूरा कर लीजिए, स्वर्ण सिंह जी का रिएक्शन लूं मैं। तो ये जो है, जो अभी मुनीर को अमेरिका ने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है अपनी गोद में बैठा के, उन्होंने क्या करा, उनको सेंटकॉम की नजर से देखा। देखिए जो जनरल अभी रिटायर हुए थे वो सेंटकॉम पे थे, हम पाकिस्तान को अपना वेस्ट का नेबर देखते हैं, अमेरिका पाकिस्तान को जो सेंट्रल एशिया और जो ये वेस्ट एशिया है वहां का एक प्लेयर देखता है। ईरान के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वेस्ट एशिया के अगेंस्ट, वहां पे जो भी करना है यही एक क्लाइंट है। और दूसरा उसको चाइना की गोद से खींच के वापस लाना था, इसलिए अभी उसको बुला के जो है उन्होंने बीएलए को, बलोच लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। क्या वाकई वॉर वाली सिचुएशन बनेगी या बनती दिख रही है क्या? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी इस ओर इशारा किया है। उधर से तो जो बातें बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो आ रही हैं, जो पॉलिटिशियंस की और आर्मी चीफ की जो बातें आ रही वो तो आ ही रही हैं। स्वर्ण सिंह जी से एक जवाब लेते हैं, उसके बाद सजाद बुखारी जी आपके पास आ रहा हूं। स्वर्ण सिंह जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई युद्ध का माहौल बन रहा है। हम बात कर रहे हैं कि वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो बात कही कि भारत एक बूंद भी पानी छीन नहीं पाएगा, कानों को हाथ लगाएगा वगैरह वगैरह, ये इंडस वाटर ट्रीटी तो स्थगित हो गई थी 23 अप्रैल को। तो आज ये बात कहना उनके लिए भारत का कोई इससे संबंध नहीं है, कोई लिंक नहीं है। उनका लिंक है अपनी साख, अपनी प्रसिद्धि बचाने का। ठीक वैसे ही बिलावल भुट्टो 2 दिन पहले यही बात कह रहे हैं। तो वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनका कंपटीशन है, भारत को कुछ नहीं इसमें लेना देना। उनको लग रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा कि आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे और भारत को सबक सिखाएंगे, उससे उनकी न केवल अमेरिका में प्रसिद्धि हो रही, क्योंकि वो राष्ट्रपति ट्रंप का डर्टी बिजनेस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, वो काम वो जनरल मुनीर से करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ शायद पाकिस्तान अवाम को भी ये लगा कि भाई बहुत जबरदस्त हमारे जनरल हैं, इस तरह की बात कह पा रहे हैं, वो भी अमेरिका में जाके। तो वहां के जो नेता हैं उनको अपनी सीट की चिंता है कि हमें तो कोई सुन ही नहीं रहा, हमें कोई पूछ नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा हमारे बारे में।
तो हम भी कुछ ना कुछ ऐसा भाषण दे दें जिसका कोई लिंक नहीं है। ये ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस हो गई थी 23 अप्रैल को, तब से अब तक तो 3 महीने से ज्यादा समय निकल गया। तो आज ये बात करना, उनकी अंदरूनी जो खींचतान चल रही है, जो हमेशा चलती रहती है, मिलिट्री कब किस नेता को देश से निकाल दे, कब जेल में डाल दे, वो उनका अंदरूनी खींचतानी है। उसका भारत से मुझे नहीं लगता कि कोई वो युद्ध की इस तरह से वाकई हमको धमकी दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला। अभी ऑपरेशन सिंदूर में सबक सीखा है उन्होंने हमसे, तो मुझे लगता है कि ये हमें समझना जरूरी है कि वहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जो हैं, वो जनरल मुनीर के बराबरी में कुछ अपना जगह बनाना चाह रहे हैं। बयानवीर की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। कौन कितना बड़ा बयान दे सकता है, कौन किससे आगे बढ़कर बयान दे सकता है। कोई कह रहा है 10 मिसाइल मार देंगे, कोई कह रहा है कि भाई जंग ही छेड़ देंगे, कोई कह रहा है परमाणु बम ही पटक दो, एक बार में सारा काम ही खत्म कर दो, कोई कह रहा है कि भारत को ही मिटा देंगे। होता कौन है भारत पानी रोकने वाला? तो ये है कि भाई जो जितना बड़ा बयान दे वो उतना पॉपुलर हो जाए पाकिस्तानियों के बीच या लोगों के बीच। पता नहीं, शायद यही कॉन्सेप्ट होगा। सज्जाद बुखारी जी बेहतर बता पाएंगे, वरना मुकाबले का तो क्या ही है, ऑपरेशन सिंदूर तो करके देख ही लिया। बुखारी जी। विवेक जी, यूसुफजई साहब जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे कुलीग भी हैं, मेरे भाई भी हैं, फिर मेरे तुरबुर भी हैं, फिर मेरी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज भी है कि उनकी बातों से, बहुत सी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, जुज़वी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उनकी एक आध बात ऐसी है जिससे मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता क्योंकि डेफिनेटली वो जिस रीजन से ताल्लुक रखते हैं तो वो हमेशा यही बात करते हैं जो हम बात करते हैं कि हम तो अमन के पैरोकार हैं, हमारा एक माजी रहा है, हमारी कोई जारियाना अज़ाइम नहीं रहे हैं, किसी मुल्क पर हम चढ़ दौड़े नहीं है, ना ही हमने मालदीव के इंतखाबात में जो है वो इंटरवीन किया है, ना ही हमने तामिल टाइगर्स को जफना में जाकर जो है लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, फिर महिंदा राजा पक्षे को जो है ना वो ऑपरेशन करना पड़ा है, ना ही हमने बंगाल में मुक्ति बानी तहरीक जो है उसको सपोर्ट किया है, ना ही हमने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया है, ना ही हमने जो है वो मसाजिद गिराई है, बाबरी मस्जिद, ना ही हमने गुजरात में 1000 मुसलमानों को कत्ल किया है। तो हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को अमन की भाषा समझ नहीं आती। अभी आप ये बात कर रहे थे, ये गोदी में बैठना, ये इस तरह की आप गैर महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और भाषण मुझे दे रहे होते हैं कि जी आप जो है अपने अल्फाज ठीक करें, आप गुफ्तगू ठीक करें। देखिए, अगर आप पीस की बात करेंगे तो हम पीस की बात करेंगे, अगर आप एटम की बात करेंगे या आप हमें डराने धमकाने की बात करेंगे तो हमने शबरात के पटाखों के लिए तो एटम नहीं बनाया। आपको भी पता है क्यों बनाया जाता है एटम बम, पूरी दुनिया ने क्यों एटम बम बनाया, क्यों न्यूक्लियर पार्ट्स बनी पूरी दुनिया, किस लिए बनाई? किस लिए कि वो उसको शो करेंगे, कोई सिंबॉलिक बम होता है। ये कहने का मकसद ये कि जब भी आपकी सॉवरेनिटी, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा होता है तो तब वो मुल्क जो है वो आउट ऑफ द वे उसे जाना पड़ता है। आप मुझे एक बात बताएं, पहलगाम के वाकये के बाद क्या पाकिस्तान ने आप पे हमला किया? आप इकतर कर आग लाते हैं, आप अपनी दुनिया को क्यों नहीं बताते हमारी फौज कहां थी उस वक्त? क्या आपने लाहौर में आकर हमारी फौज को घेरा था, या आपने उस वक्त भी हमारी पीठ पे छुरा घोंपा था? इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपने धोखा दिया था, हम तो अंदर घुस गए थे आपके। आप तोपों की बात करते हैं, तोप तो हमारे पास पड़े, हमने तो उसको OLX.com पे अभी नीलाम करना है। आप बातें इस तरह की करते हैं। देखिए, अगर आपने अमन की बात करनी है, अगर आपने पीसफुल नेबरहुड की बात करनी है, आप हमें आतंक की बातें बताते हैं। पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर इंसानी हुकूक की बदतरीन पामारियों में आपका नंबर 5वां आता है। और पूछना चाहते तो और बताता हूं, पूरी दुनिया में आप बताते रहिए। देखिए, बताने के लिए अब इतना टाइम भी चाहिए ना। अब मैं बताता हूं आपको, सुने ना, करगिल में कौन घुसा? आपने घुसने की बात की ना, करगिल में कौन घुसा? बताइए कौन घुसा? देखिए मेरी बात, करगिल में कौन घुसा था? आप घुसे थे। 65 में कौन घुसा था? आप घुसे थे। जब आप मशरिकी आप ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम के आतंकी कहां से आए? पाकिस्तान से आए। लाइन ऑफ कंट्रोल से, LOC से, बॉर्डर से घुसपैठ कौन कराता है? आप लोग कराते हैं। कश्मीर में आतंकी कौन भेजता है? आप लोग भेजते हैं। आतंकी संगठन कहां से ऑपरेट होते हैं? आपके यहां से ऑपरेट होते हैं। हर बात में तो दखल है आप लोगों का। 1990 से कश्मीर में दखल करके कश्मीरियों का जीना हराम किया हुआ आप लोगों ने। आप मुझे एक बात बताएं, क्या बात कर रहे हैं? इंटेग्रल पार्ट है ना? मैं इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल पार्ट, हाँ इंटेग्रल पार्ट है। नहीं, आप उसको इंटेग्रल पार्ट है, और POK भी हमारा इंटेग्रल पार्ट है। बताइए क्या करना है? वो दीवाने के ख्वाब को छोड़े, आप उसको नहीं, वो 8 लाख, वो आपका वो जो ख्वाब है जिस पर आप जंग की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सिंधु का एक बूंद पानी जो है वो नहीं रोक सकते हैं, और आप POK को आप जो ख्वाब बता रहे हैं, भाई POK कोई ख्वाब नहीं है। मैं बता दे रहा हूं आपको, हमारे पार्लियामेंट में शपथ लिया गया POK को लेकर।
अभी पूरी बात और नहीं करने दे रहे आप मुझे। नहीं मैंने आपको पूरी बात करने दी, लेकिन आपने ऐसी बातें उठाई जिसका कोई मतलब ही नहीं है। सवाल है, हमने मालदीव को मदद किया, मालदीव ने दोबारा हमें वेलकम किया। हमने श्रीलंका को मदद किया, श्रीलंका के पार्लियामेंट में वहां के सांसद ने खड़े होकर कहा कि जब श्रीलंका दिवालियेपन के दौर से गुजर रहा था तो सिर्फ भारत ने हमें मदद किया था। अगर आपको सच्चाई पता नहीं है तो फिर आप गलत फैक्ट पेश करते हैं। फौज क्या कर रही है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में? 8 लाख फौज आपके राक्षसों से, आपके आतंकियों से लड़ने का काम कर रही है, आपके टेररिस्टों से लड़ने का काम कर रही है। हमने अभी फखर यूसुफजई को कहा कि बहुत ज्यादा ब्लीड करता है वहां पर इंडिया, न सिर्फ सोल्जर्स के लिहाज से बल्कि पैसों के लिहाज से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। बलूचिस्तान डिस्प्यूटेड है, लेकिन अब बिल्कुल है डिस्प्यूटेड। आपने बलूचिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, बलूचिस्तान पर आपने कब्जा किया हुआ है। बलूचिस्तान को आपको सिर्फ सिक्योरिटी देनी थी। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क था, लेकिन बलूचिस्तान पे आपने दबे पांव से कब्जा कर लिया। आपकी कब्जा करने की फितरत रही है। त्रिपाठी जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। त्रिपाठी जी प्लीज। नहीं, मैं नहीं कुछ कहूंगा इनसे कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे जो कहना था मैं कहूंगा। नहीं सर, ये जो इंसर्जेंसी का मामला, चाहे उन्होंने श्रीलंका का जिक्र किया, यहां का वहां का जिक्र किया, अब जंग की बात कर रहे हैं, मैं ओवरऑल प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। इस रीजन में हमने श्रीलंका को हेल्प किया, हमने बांग्लादेश को हेल्प किया, हमने अफगानिस्तान को हेल्प किया, इवन तालिबान लेड गवर्नमेंट को भी हम हेल्प कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अफगानिस्तान। इसको चेरी पिकिंग कहते हैं कि ये पिछले तारीख में जाकर के देखेंगे कहां इन्होंने देखा कि कहां इंडिया का कोई एक्शन हुआ, वो ये देखेंगे। ये कहते हैं पीठ में छुरा भोंका। भाई बांग्लादेश में जो उस वक्त ईस्टर्न पाकिस्तान था, वहां आपने इतने अत्याचार किए कि वहां के लोग आज तक उसको कहते हैं। और वहां से 93, वहां से कितने 1 करोड़ के करीब लोग हमारे यहाँ। इसके बाद हमने आपसे बार बार कहा कि नहीं, उनको आप वापस लीजिए, ये जुल्मात मत कीजिए, लेकिन आप नहीं माने। और जब ईस्टर्न सेक्टर में आपने हमारे और वेस्टर्न सेक्टर में भी शुरू किया, तब हमने उसको रिटेलिएट किया। और देखिए, बांग्लादेश बन के उसके बाद हम वहां कब्जा करके नहीं बैठे। ये बांग्लादेश बना, क्या बयानी है, कोई नई बात करें, आप पूरी बात नहीं थी, वही तहजीब की बात है। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहता, नमस्कार। मैं नहीं कहूंगा इनसे कुछ, तहजीब नहीं जानते, बार बार तुले हुए इस बात पे कि ये बीच में जरूर टोकेंगे। ठीक है, कार्की सर कुछ कह रहे हैं? अवय कार्की सर। जी, मैं कुछ एक पॉइंट्स पे कमेंट करूंगा जो इन्होंने अभी बताया था। एक तो अगर कश्मीर में हमारे पास 8 लाख की फौज वहां पे बैठी है जो ये बता रहे हैं, तो चाइना इतना बड़ा हमारा बाउंड्री है, उसके साथ अभी भी हमारा टेंशन चल रहा है। तो वहां पे क्या हमने पुलिस वाले बैठा रखे हैं? हमारे को अपनी फौज, मेजर फौज हमारी वहां बैठी हुई है। और ये 8 लाख का हर बार जो आंकड़ा बोलते हैं, ये अपने हवा में मारते हैं। इतनी कोई फौज वहां पे नहीं है जितनी ये लोग दुनिया को बताते हैं। जैसे कल इजरायली एम्बेसडर बोलती, डोंट गो बाय हमास नंबर्स, मैं बोलता हूँ डोंट गो बाय द पाकिस्तानी नंबर्स। लॉजिक बताता है कि हमारी मेजर फोर्स की डिप्लॉयमेंट चाइना के अगेंस्ट है, हम उसको प्राइमरी एनिमी मानते हैं। पाकिस्तान तो 1-2 दिन का इरिटेंट है, इसके अगेंस्ट हम क्यों अपने करेंगे? हमारी स्ट्राइक कोर का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। हमारी जो स्ट्राइक कोर्स होती थी, जो हमारा मेजर दुश्मन है, जो कुछ हैसियत रखता है, उसके खिलाफ हम करेंगे। इनका क्या? अभी आप बताइए, ये बता रहे 10 मिसाइल मार के हमारे वो डैम जब बनेगा तोड़ेंगे। 19 मिसाइल हमने ब्रह्मोस मारी थी, एक का क्रेटर, गड्ढा, डैमेज का फोटो इंटरनेशनल सैटेलाइट फोटो से दिखाया था। ये अभी भी नहीं भर पाए, 3 दिन पहले भी फोटो आई थी, गड्ढा ही नहीं भर पा रहे। रहमिया कह रहे हैं मिसाइल चला देंगे, मिसाइल से उड़ा देंगे सबको। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं हम आपसे लड़ाई करेंगे। इनकी एयर डिफेंस के जो नुकसान इनको हुआ था, वो HQ-9 रडार्स और जो बाकी इनके 6 और रडार्स निकाले थे, जिसको भेद के हमारी मिसाइल्स गई थी, वो कोई 2 दिन में पूरा नहीं होता। उसको इनको लाने में 2 साल 3 साल जब इनको दान मिलेगा अमेरिका से, चाइना से, तो ये लगाएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तानी एयर स्पेस वल्नरेबल है, खुली भी है। अभी इनके लिए ठीक वक्त नहीं है ये लड़ाई बोलना, क्योंकि ये लड़ाई करने की हालत में नहीं है। ये उस डैमेज को पूरा नहीं कर पाए हैं। जो एयर डिफेंस में गैप्स हैं, वो गैप्स आज भी हैं, वो 1 महीने में पूरा नहीं होते हैं। और जो इनके कमांड सेंटर्स को फोड़ा गया था, नूर खान के ये अगर जाके देख के आए होंगे कि क्या वहां पे हुआ था, जहां पे कि उन्होंने किसी को निकालने की कोशिश ही नहीं की, ऊपर कंक्रीट डाल के दबा दिया। जितने भी वहां अंदर मरे थे वो वहीं के वहीं कमांड कंट्रोल सेंटर में रह गए।
इस हालत में जब इनके कमांडर्स चले गए, इनके ऑपरेटर्स, कमांड कंट्रोल सेंटर्स टूट गए, एयर डिफेंस नेटवर्क खत्म हो गया है, आज की तारीख में लड़ाई करने की एक लॉजिक नहीं बनता है, तो इन्होंने धमकी भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये कह रहे थे कि हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं आते। इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान इंडिया के एक पूरी हमने वहां पे फेंस बना रखी है, फॉर्मिडेबल। किसने बनाई? हिंदुस्तान ने बनाई। अगर कोई खेत में किसान फेंस लगाता है तो क्यों लगाता है कि दूसरी तरफ से जानवर ना आए। अगर इनको हमसे इतना प्रॉब्लम था तो ये फेंस लगाते। और तीसरी बात, जहां ये कारगिल और उस इलाके की कारदू की बात करते हैं, वहां के लोगों का कहना है, कुछ अभी तक कहते हैं वो, आर पार जोड़ दो, करगिल का रास्ता खोल दो। जो ये तो वहां ये तो पीओके में नारे लगते हैं। खैर, मैं यूसुफ जई के पास जा रहा हूं। यूसुफ जई साहब, क्या कोई कंपटीशन चल रहा है कि मुनीर साहब बयान दें, उससे एक कदम आगे बढ़कर बिलावल भुट्टो साहब बयान दें, फिर उससे एक कदम आगे बढ़कर जो शाहबाज जी हैं वो बयान दें? क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल नल एंड वाइट लगता है, जो बचपन में मिल्क एंड राइस वाली बात हम लोग कहा करते थे। तो क्या ये कोई रिफ्ट चल रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी के बीच में, या फिर क्या है ये सीन, माजरा क्या है? नहीं, वैसे ये मतलब जब से मैं थोड़ा सा तकरीबन 10-12-13 साल हो गए एज ए जर्नलिस्ट, मैं जब गवर्नमेंट्स को देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये ऐसी हुकूमत है कि ये कुछ भी नहीं बोलती। ये मतलब अगर इसको कहा जाएगा कि बस बैठ जाओ तो फिर उधर बैठे रहते हैं, खड़े हो जाओ तो ये खड़े हो जाते हैं। वैसे मतलब बयानात तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे या फिर शहबाज शरीफ साहब दे, असल बयान आता है रावलपिंडी से तो आसिम मुनीर साहब, जो फील्ड मार्शल भी अभी ताज़ा बने, उनका बयान माने रखता है। ये बाकी अगर कोई कुछ कहता है तो वो वैसी कहानियां हैं, वैसी बातें हैं, वो नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम जो मर्जी कह दें, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ बिल्कुल लो लेवल पे डेमोक्रेसी चल रही है। बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं होनी चाहिए थी, वो चल रही हैं। तो इसमें अगर बिलावल भुट्टो साहब या उसके फादर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, मतलब खामोशी के साथ अपनी सदारत को और अपनी मनसब को आगे बढ़ाते हैं। सेम लाइक दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा लोड अगर मैं देखूं तो वो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उठाया हुआ है जी। इकोनॉमी मतलब को वो पूरा फोकस अभी पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर, डिफेंस को वो देखते हैं। तो अगर मतलब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर एक जनरल बात कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कौन से आर्मी चीफ अभी तक मुझे कोई बता दे कि किसी मुल्क के आर्मी चीफ उनके साथ मिलते हो? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि पाकिस्तान में बेशक जनरल बाजवा साहब हो या ये वाले साहब हो या इनसे पहले वाले साहब हो, उनकी ताकत होती है। हम बेशक इसको कोई नहीं मानता तो ना माने, लेकिन ये एक हकीकत है कि उनकी ताकत होती है। और उनके साथ अगर 9/11 जब हुआ था तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ उनके लिए मतलब थे, मौजूद थे, और उनके साथ उनकी डील होती थी। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, जल्दी से मैं स्वर्ण जी का रिएक्शन ले लूं। मैं स्वर्ण सिंह जी, जब तक आसिम मुनीर वहां पर हैं तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात ऐसे ही वल्नरेबल बने रहेंगे, जंग के बादल हैं जब तक मुनीर साहब है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये आज की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के इतिहास में ही, क्योंकि पावर सेंटर मिलिट्री बल्कि आर्मी रही है, तो भारत के प्रति इस तरह का रवैया और युद्ध का माहौल बनाने से उनको लगता है कि उनका वहाँ के समाज में, वहाँ की इकोनॉमी में, उनके अपने बजट में हमेशा से उनका दबदबा बना रहेगा। और अभी जो इन्होंने बात की कि क्या पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ट्रंप साहब ने बुलाए हैं या किसी भी राष्ट्रपति ने बुलाए हैं, तो आयूब खान गए थे और जनरल मुशर्रफ गए थे, पर ये दोनों राष्ट्रपति बनने पर गए थे। तो क्या ट्रंप साहब जानते हैं कि जनरल मुनीर आने वाले टाइम में राष्ट्रपति बनने वाले हैं? ये भी संकेत हो सकता है कि उनकी अपनी असेसमेंट हो कि चलिए इनको अभी राष्ट्रपति नहीं बनाया है, तब भी हम बुला लेते हैं। मतलब फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ट्रंप साहब ने मुलाकात पहले ही कर ली जी। तो उसमें यह भी संकेत हो सकता है कि अचानक इतना उनको फील्ड मार्शल बना दिया है और उनकी भाषा बहुत अजीबोगरीब। चलिए, आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। मुझे लगता है सज्जाद बुखारी जी अपने चैनल पर चला पाएंगे बड़ी खबर भारत के हवाले से कि मुनीर साहब जो है प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और शहबाज शरीफ की भी कुर्सी जाने वाली है। बुखारी साहब, बधाई हो, बड़ी खबर मिली है आपको, आप भी मुस्कुरा रहे हैं भाई, अच्छी बात है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आपके खौफ जो है वो बड़ा जाहिर हो रहा है आपकी गुफ्तगू से। हमारे कोई खौफ नहीं है भाई साहब। सर कांप रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे ऐसे मुस्कुराता हो कौन कांपता है?
कांप तो वो रहे थे जब आप कैमरे जब को zoom in अभिनंदन को करवाएं। आप लोगों ने पकड़ रखा था। zoom in आपके करवाएं पार्लियामेंट कैमरे में ही को। लोगों ने कहा था कि हमारे घुटने कांप रहे थे, सिर पर पसीना आ रहा था। करते खुद है, उसके बाद में छिपाते हैं आप लोग। अरे करिए मत, छिपाना नहीं पड़ेगा। कर लेते हैं, उसके बाद छिपाते हैं, फिर टेलीविजन में बैठ के मेरे साथ डिबेट में मुस्कुराते हैं, फिर आप जो है वो चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान के जो वासी हैं उन्हें हम इंसानी बुनियादों पर जो है हमेशा ये सोचते हैं कि उनके लिए जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, उनके पास वॉशरूम्स नहीं है, उनके पास घर माफ कर दीजिए बुखारी साहब, आप अपने कच्चे सिल लीजिए। अब आप ऐसे करने से फायदा नहीं है। हमारा मामला ठीक चल रहा है, हमारा मामला टाइट है, हम तरक्की कर रहे हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे आ भी रहे हैं। आपका कच्चा आपको मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों आपका भी धन्यवाद, तमाम मेहमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में कीमती वक्त देने के लिए।